नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 86 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 86 को। यह आपकी 14 फरवरी 2022 के वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम अपना इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के 4th चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर की पहली वर्कशीट रहेगी। इस पूरे चैप्टर में हम समझेंगे कि वैश्वीकरण है क्या और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, उनको हम समझेंगे और बात करेंगे हम कि वैश्वीकरण के भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़े और हमारे ऊपर इसके क्या प्रभाव पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। आज की इस वर्कशीट में हम दो टर्म को समझेंगे। पहली हमारी रहेगी मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और दूसरी टर्म रहेगी वैश्वीकरण की। ये वैश्वीकरण क्या है इसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ, क्योंकि ये वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला कारक भी है और वैश्वीकरण का एक तरीके से परिणाम भी है। वैश्वीकरण के कारण ये सब कुछ हो पा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी होती है? मल्टीनेशनल कंपनी, बहु और राष्ट्रीय यानी कि एक से ज्यादा देशों में जो काम करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है, स्वामित्व रखती है। यानी कि वो कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में उत्पादन करती है या फिर वो व्यापार करती है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। जैसे आपका कोई भी सेल फोन लगा लीजिए, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, नोकिया। ओके, ये क्या है? एक से ज्यादा देशों में इनके पार्ट्स बन रहे, एक से ज्यादा देशों में इनकी बिक्री हो रही है, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगी। ऐसी आपके कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, पेप्सी, कोका कोला, एक से ज़्यादा देशों के ब्रांड है ये क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। ऐसे गाड़ियों में आ जाइए, टाटा, अगर इंडियन हम कंपनी की बात करें टाटा, या फिर अगर आप बात कीजिए जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की बात कर लीजिए, या आपके जो ऐप्स हैं वो एक से ज़्यादा देशों में यूज़ किए जाते हैं, गूगल किस में आएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी में आएगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनी होती है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती है या फिर व्यापार करती है, उसको हम मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। ये जो हमारी स्थानीय कंपनी होती है उससे अलग होती है, क्योंकि जो स्थानीय कंपनी होती है वो केवल एक ही देश में व्यापार करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक से ज़्यादा में कितने हो सकते हैं? 2, 10, 20, 30, 100 कितने भी हो सकते हैं। जैसे टाटा है, तो टाटा क्या है? 100 से अधिक देशों में व्यापार करती है, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय या उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल जाते हैं। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो दूसरे देशों में व्यापार करती है। अब दूसरे देशों में व्यापार करेगी तो या तो अपना ऑफिस सेटअप करेगी, अगर सिर्फ व्यापार करना है उसे, अगर वहाँ पर उत्पादन करना तो वहाँ पे वो कारखाने लगाएगी। और जब वो कारखाने लगाएगी तो वो कई चीज़ें अपनी ध्यान में रखती है। ओके, 3 चीज़ें मुख्य तौर पे ध्यान में रखेगी। एक तो वहाँ पर सस्ता श्रम उपलब्ध होना चाहिए। जैसे भारत में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है, क्यों आ रही है? भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों टाइप के वर्कर मिल जाते हैं। तो कंपनी को क्या होगा? सस्ते अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट लाखों करोड़ों में होता है। दूसरी चीज़, जो कंपनी कहीं पर भी बहुराष्ट्रीय कंपनी व्यापार करती है वो देखती है वहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध है या नहीं। जैसे अपने यहाँ पर मोटर गाड़ी उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन स्टील जो भी चाहिए वो सारा रिक्वायरमेंट है, अवेलेबल है ना, मैकेनिक अवेलेबल है। तो कच्चा माल जहाँ पर उपलब्ध होगा वहाँ पर भी उद्योग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। ओके, मल्टीनेशनल कंपनी ये भी देखती है कि जहाँ पे कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वहीं पे कारखाना लगा दें और बेच बाहर देंगे। तीसरा कारक होता है बाजार, मार्केट, जहाँ पर कंपनी को बेचना होता है। अब इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनीज क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, विश्व के दूसरे हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है, तो मार्केट तो अपने आप होनी थी। तो ये 3 कारक होते हैं जो ध्यान में रखते हैं जब कंपनी दूसरे देशों में व्यापार करती है। उत्पादन लागत में कमी करने और अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसा करती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उत्पादन लागत में कमी हो जाती है। जैसे भारत में अगर निवेश करिए, सस्ते श्रमिक मिल गए, कच्चा माल यहीं का यहीं मिल गया, मार्केट यहीं के यहीं मिल गई, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की लागत कम हो जाएगी, तो लागत कम हो गई और मुनाफा बढ़ जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल वैश्विक क्षेत्र पर अपना उत्पाद नहीं बेच रही, बल्कि वो इन उत्पादों का जो उत्पादन है इन वस्तुओं का वो विश्व स्तर पर करती हुई, सिर्फ ये नहीं कि वो बेचती है बल्कि प्रोडक्शन भी ये एक से ज़्यादा देशों में करती है। बहुत सारे जैसे डिजाइन कहीं तैयार होगा, ओके, उसके कुछ पुर्जे चाइना में बनेंगे, कुछ पुर्जे इंडिया में बनेंगे, बेचा जाएगा अफ्रीका में। तो यही तो वैश्वीकरण है ना, पूरे विश्व के बाजार आपस में जुड़ गए, आपस में कनेक्ट हो गए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है और इससे उत्पादन प्रक्रिया वो क्रमशः जटिल तो है, एक से ज़्यादा देशों में हो रही है, लेकिन संगठित भी है, वो एक ही जगह से एक ही प्रकार से नियंत्रित भी की जा रही है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। साधारण सी सिंपल सी परिभाषा देनी है,
कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां होती है जो एक से अधिक देशों में, एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन तथा व्यापार करती है। और फिर आप 2 या 4 एग्जाम्पल दे सकते हो, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ओके, फोर्ड, टाटा, ये सारी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। उसके बाद हम बात करेंगे वैश्वीकरण की। पूरा जो चैप्टर हमारा वैश्वीकरण के ऊपर घूमेगा। वैश्वीकरण जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। विश्व जमा में एकीकरण, यानी कि विश्व का एकीकरण हो जाना, इसे हम वैश्वीकरण कहेंगे। पिछले कुछ वर्षों की बात करें, 20-30 वर्षों की बात करें, तो पूरा विश्व एक गांव की तरह हो गया। जैसे गांव में होता है ना, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में सारी खबरें रहती है, एक मोहल्ले का सामान दूसरे मोहल्ले में पहुंच सकता है। ऐसा ही पूरा वर्ल्ड हो गया। अमेरिका में कोई प्रोडक्ट आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो, यहाँ वाला प्रोडक्ट वहाँ पर बेच सकते हो। सुबह आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट कीजिए, आप डिनर अमेरिका में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, न्यूजीलैंड में कर सकते हो। जुड़ गए ना पूरा गाँव, पूरा विश्व क्या है, गांव की तरह हो गया। यही तो वैश्वीकरण, यानी कि विश्व का एकीकरण हो जाना। विभिन्न देशों के बीच में परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की ये जो प्रक्रिया है, इसे हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कहेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, इन्होंने पूरे विश्व के मार्केट को आपस में जोड़ा है, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न देशों के बीच में अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और जो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो रहा है, ये सब किस लिए हो रहा है, वैश्वीकरण के कारण। कि आजकल हम वस्तुएं एक दूसरे से, दूसरे देश की वस्तुएं खरीदें। आप अमेजोन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, कोई भी प्रोडक्ट खरीद लीजिए, खरीद सकते हो ना। आप वहाँ पे कंट्री चेंज कीजिए, आपको किसी भी कंट्री के पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, वो अवेलेबल हो जाएंगे आसानी से, एक क्लिक के ऊपर खरीद कर सकते हो। ऐसे हर बाजार में लगभग रेट एक जैसे हो गए। ये किस लिए हुआ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के जो बाजार है वो आपस में कनेक्ट हो गए। तो ये सब कुछ होने के साथ साथ वस्तुएं भी है, सेवाएं भी अवेलेबल है। सेवाएं कैसे अवेलेबल है, जैसे कंपनी अमेरिका की, कंपनी कनाडा की, कंपनी ब्रिटेन की है, और उसके लिए कस्टमर केयर की जो सर्विस है हम दे रहे हैं, इंडिया वाले दे रहे हैं। तो ये क्या, सेवाएं भी ऐसे ही मिल रही है, यानी कि सेवाएं हैं वो भी एक से अधिक देशों में प्रोवाइड की जा रही है। तो इसे ही हम वैश्वीकरण कहेंगे। विगत कुछ दशकों की बात करें तो उसकी तुलना में विश्व के अधिकांश भाग है वो एक दूसरे के अपेक्षाकृत अभी ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आए। अधिक विश्व व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों और उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। यानी कि इससे एक तो विदेशी व्यापार बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में, इसके साथ साथ विदेशी निवेश बढ़ा है। निवेश क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए आपको कोई कंपनी बनानी है, ठीक है, आपको शॉप ले लिया आपने चांदनी चौक के ऊपर, तो शॉप को आपने खरीदा, उसमें फर्नीचर लगाया, उसमें सामान लेके आए, जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो निवेश है। जब यही निवेश कोई विदेशी कंपनी करेगी तो उसे बोलेंगे हम विदेशी निवेश। तो पिछले कुछ दशकों में विदेशी व्यापार बढ़ा है, विदेशी निवेश बढ़ा है। इसके कारण विभिन्न देशों के जो बाजार है उत्पादनों में, उसमें एकीकरण हुआ है, एक जैसा प्रोडक्शन होने लगा है, एक जैसे उत्पाद है वो एक से ज़्यादा देशों में मिल रहे हैं। तो इससे वैश्वीकरण है हमारा संभव उपाय। वैश्वीकरण के पीछे सिर्फ ये नहीं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण हुआ, बहुत सारे और कारक भी है जिनको आगे वाली हम कुछ वर्कशीट में बात करेंगे। जैसे टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री है, इसमें डेवलपमेंट हुआ है, उसके कारण हम कंप्यूटर पे बैठे बैठे हैं और व्यापार को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, ऑर्डर दे पा रहे हैं, दूसरे बाजारों को चेक कर पा रहे हैं। ऐसे ही परिवहन के साधनों में जो तेजी से विकास हुआ, इससे भी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच पा रही है, सस्ते में पहुंच पा रही है। तो ये कई सारे और कारक है, वो भी वैश्वीकरण के लिए उतने ही जिम्मेवार है। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। वह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच में लोगों का आवागमन। जो लोगों का आवागमन है, इससे भी वैश्वीकरण संभव हुआ है। पहले लोग कहाँ जाते थे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बहुत कम जाते थे, लेकिन अब आप देखते होंगे अपने आसपास से बहुत सारे लोग हैं, न जाने कौन कौन से देशों में जाके आते हैं। एक ही साल में 2-4 देशों में घूम आते हैं कम से कम। इससे भी एक दूसरे के देशों की कल्चर को हमने समझा, वहाँ की आवश्यकताओं को समझा, इससे व्यापार को बढ़ावा मिला, और व्यापार को बढ़ावा मिला तो इससे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। आमतौर पे ये लोग हैं, ये बेहतर आय की तलाश में जाते हैं, बेहतर रोजगार की तलाश में जाते हैं, शिक्षा की तलाश में जाते हैं, और इससे एक दूसरे जो देश हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हैं। जैसे भारत वाले अगर कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए, तो वहाँ जाने के बाद कुछ लोग तो व्यापार करेंगे ना, कि भारत में इस चीज़ की डिमांड है, या ऑस्ट्रेलिया कनाडा में इस चीज़ की डिमांड है, व्यापार बढ़ेगा, आपसी लोग और ज़्यादा नज़दीक आएंगे। तो इसी तरीके से विश्व के विभिन्न देश है वो एक दूसरे के नज़दीक आए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि भारत में टाटा का कार संयंत्र है, वो केवल भारत के लिए कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि अन्य विकासशील देशों को भी कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कल पुर्जों का भी निर्यात करता है। तो ये वैश्वीकरण हो गया,
कंपनी टाटा एक से ज़्यादा देशों में कारें बेच रहे हैं, एक से ज़्यादा देशों के लिए कल पुर्जे तैयार करें, तो इसे ही हम वैश्वीकरण कहेंगे, विश्व का एकीकरण कहेंगे। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट कंटेंट। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में 2 बेहद आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, आप अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। यानी कि वैश्वीकरण क्या है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है। किससे? विदेशी व्यापार या विदेशी निवेश से। वैश्वीकरण के कारण ही आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच में वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी और श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये लिख सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो। वैश्वीकरण मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना विश्व जमा में एकीकरण, यानी पूरा विश्व है वो एक दूसरे के नज़दीक हो गया, पूरे विश्व की मार्केट आपस में जुड़ गई, पूरे विश्व का एकीकरण हो गया, पूरा विश्व गांव की तरह हो गया। बस इसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। तो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग है, ये हमें बताना है। ओके, तो एक कंपनी जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है, यानी कि एक से ज़्यादा देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है, उत्पादन करती है, तो उसे हम कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी। ओके, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन इसमें वैश्विक स्तर पर किया जाता है। दूसरी ओर जो स्थानीय कंपनी होती है वो केवल एक ही देश में उत्पादन करती है, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एक से ज़्यादा देशों में उत्पादन या फिर व्यापार करती है, जबकि स्थानीय कंपनी केवल एक ही देश में व्यापार करती है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर होगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, ये चैप्टर हमने कंप्लीट चैप्टर को सिंगल जो हमारा 1 शॉट वीडियो उसमें हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में क्लास 10 सोशल साइंस का जीनियस बैच मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लास 10 SST की सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।